हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा जो रिलीजन जो है वो एक पब्लिक स्फीयर की चीज़ें हैं, एक प्राइवेट स्फीयर की चीज़ें हैं। लेकिन रिलीजन जो है हमारे पब्लिक कैरेक्टरिस्टिक का भी है, पब्लिक स्फीयर को भी वो इम्पैक्ट करता है। रिलीजन का पॉलिटी के साथ जो है डायरेक्ट कनेक्शन देखा जा सकता है, क्योंकि जब भी रिलीजियस इंटॉलरेंस होते हैं तो डायरेक्ट हमारे पॉलिटी में कहीं ना कहीं हमें उसका असर देखने को मिलता है। We have seen how sociology looks at power in a wide sense. It is therefore of sociological interest to look at the relationship between political and the religious sphere. Classical sociologists believe that as societies modernize, religion would become less influential over various spheres of life. जो क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जैसे जैसे हमारा सोसाइटी मॉडर्नाइज हुआ है, लोगों का रिलीजन के प्रति जो एक रिस्पेक्ट था, लोगों का रिलीजन के प्रति जो एक अफेक्शन था वो कम होते जा रहा है, उसका इन्फ्लुएंस जो है लोगों पे कम होते जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिलीजन जो है उसमें बहुत सारी सुपर नेचुरल चीज़ें होती है। लोग जो है वो मैजिक में बिलीव करते हैं, और मैजिक वहाँ ख़त्म हो जाता है जैसे जैसे साइंस चीज़ों को प्रूव करते जाता है। और तो क्या होता है, जैसे जैसे साइंस चीज़ों को प्रूव कर दिया तो जिस चीज़ में लोग पहले मैजिक को देखते थे आजकल उसे लोग साइंस की दृष्टि से देखते हैं, और धीरे धीरे रिलीजन का जो स्फीयर होता है वो कम होते चला जाता है। इसलिए जो क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट है उनका मानना है मॉडर्नाइजेशन आने से, साइंटिफिक डेवलपमेंट के होने से क्या हुआ है, रिलीजन का इन्फ्लुएंस जो है वो सोसाइटी में कम हुआ है। द कंसेप्ट सेकुलराइजेशन डिस्क्राइब्स दिस प्रोसेस। अब ये कैसे कम हुआ है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सेकुलराइजेशन। कंटेम्प्रेरी इवेंट सजेस्ट अ persisting role of religion in various aspects of society. Why do you think this is so? A pioneering work by Max Weber demonstrates how sociology looks at religion in its relationship to the other aspects of the social and the economic behavior. Weber argues that Calvinism, a branch of Protestant Christianity, exerted an important influence on the emergence of the growth of the capitalism as a mode of economic organization. जो मैक्स वेबर हैं, जो कि कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट क्लास से आते हैं, वो रिलीजन को कैसे देखते हैं। इनका मानना ये रिलीजन का रिलेशन जो है वो अदर चीज़ों से देखने की कोशिश करते हैं, अदर सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ देखने की कोशिश करते हैं। और इनका मानना है रिलीजन जो है जस्ट लाइक ओपियम है। जिस तरीके से ओपियम एक नशा है, ठीक उसी प्रकार से रिलीजन भी एक नशा है, ऐसा मार्क्स मानते हैं। वहीं जो वेबर है, मैक्स वेबर, उनका मानना है जो कैल्विनिज्म, जो कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का एक ब्रांच है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी क्या है। तो जो क्रिश्चियनिटी शुरू से चलती आ रही है, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियनिटी है, उसमें जो चर्च कहता है लोग उसी चीज़ को मानते हैं। जो बाइबल का इंटरप्रिटेशन होता है वो चर्च के द्वारा होता है। लेकिन जब लोगों ने बाइबल चर्च के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था, और जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए तो लोगों ने जो चर्च का इंटरप्रिटेशन था उससे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, और लोग जो है बाइबल का इंटरप्रिटेशन अपने एस्पेक्ट्स में खुद जो समझ में आता था उस तरीके से करने लगे। ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो वेबर बताते हैं कि कैल्विनिज्म exerted an important influence on the emergence and the growth of capitalism as a mode of economic organization. जो कैल्विनिज्म का जो राइज हुआ, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के कारण जो कैल्विनिज्म का राइज हुआ, उस कारण से ही हमें जो ये अभी जो कैपिटलिज्म देखने को हमें मिलता है उसका राइज हुआ। कैसे, इसमें बताते हैं। जब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का राइज हुआ, कैल्विनिज्म का राइज हुआ, उसमें वैल्यू सिस्टम के रूप में अगर हम देखें तो मनी ओरिएंटेड वैल्यू सिस्टम था लोगों का। लोग मनी को, अधिक से अधिक मनी को इकट्ठा करना पाप नहीं मानते थे। जैसे कि हम हिंदुइज्म में देखते हैं तो क्या बोलते हैं, हिंदुइज्म में जो हमारा जो बर्थ हुआ है वो मनी को हम गैदर नहीं कर सकते हैं, या किसी को अगर हम मनी जो है सो मान लेते हैं, जो ऋण पे देते हैं, ब्याज पे देते हैं, तो हमारे धर्म में माना जाता है जो अगर हम किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं और ब्याज अगर हम खाते हैं तो उससे हमें पाप लगता है, वो उससे जो है पुण्य नहीं होता है, वो हमारे लिए वो पाप होता है। लेकिन
जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स था, जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन था, उसमें इस चीज़ को एक वैल्यू सिस्टम के रूप में दिखाया गया। हमारे लिए मनी का जो कंसंट्रेशन है वो एक सिन के रूप में देखा गया। मनी, अगर हम किसी से इंटरेस्ट खा रहे हैं तो उसे एक सिन के रूप में देखा गया। लेकिन उसी चीज़ को जो प्रोटेस्टेंट थे उसे एक जो है सो गुड वैल्यूज़ के रूप में देखा, एक वर्च्यू के रूप में देखा। और जिस कारण से हम देख रहे हैं जो बैंक का जो डेवलपमेंट हुआ वो उसी वैल्यू सिस्टम के आधार पे है। बैंक भी तो एक तरीके से कहें तो इंटरेस्ट से ही अपना प्रॉफिट बनाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम में जो है वहाँ से लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिले। लेकिन जो हिंदुइज्म है वो इंटरेस्ट को एक सिन के रूप में देखता है। The Calvinists believe that the world was created by the glory of God, means that any work in this world has to be done for His glory, making even mundane works act of worship. More importantly, however, the Calvinist also believes in the concept of predestination, which means that whether one will go to heaven or hell or ordained. Since there was no way of knowing whether one has been assigned heaven or hell, people sought to look for signs of God's will in this world, in their own occupations. Thus, if a person in whatever profession was consistent and successful in his or her work, it was interpreted as a sign of God's happiness. The money earned was not to be used for worldly consumption, rather, the ethics of the Calvinism was to live frugally. This meant that investment became something like a holy creed. इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया जो क्रिश्चियनिटी था उनका वैल्यू सिस्टम ये था कि वो बोलते थे जो मरने के बाद क्या होता है, लोग या तो हेवन में जाएगा या हेल में जाएगा। अब कैसे पता चले? लेकिन जो लोग हैं उनसे कुछ ना कुछ सिंस होते रहते हैं। अगर हम अपने सिन को कम करना चाहते हैं तो हमें जो अच्छे डीड्स करने पड़ेंगे, अच्छे काम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमसे कोई सिन हो गया तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का, जो एक लेटर टाइप का बना करके देते थे, अगर वो कोई चर्च से खरीदता है तो उसके जो सिंस हैं वो नष्ट हो जाएंगे, उसके द्वारा जो पाप किया गया वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और ईजिली जो है वो जो हेवन है उसमें अपना जगह बना सकता है। अब इसके लिए लोग क्या करते थे, अधिक से अधिक पैसा कमाते थे और वो लेटर्स खरीदते थे चर्च से और वो अपने सिन को कम करते थे। यानी एक तरीके से हम देखें तो मनी को जो है वो इम्पोर्टेंस दिया गया उस सोसाइटी के अंदर। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनी कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनी अपने पास रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये भी चीज़ बताया गया क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो मनी हम इकट्ठा करेंगे, जो मनी हमारे पास आएगा जिससे हम अपने सिंस को कम करेंगे, उसको ऐसा नहीं है जो अगर हम बहुत सारा मनी कमा रहे हैं तो सारा हम अपने पास ही रख लें, या किसी भी चीज़ के लिए हम मान लेते हैं जो हम बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उसे इन्वेस्ट करेंगे, उसे और बढ़ाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाना वो हमारे सक्सेस को बताएगा। और जितना ज़्यादा हम सक्सेसफुल होंगे, गॉड हमसे उतना ज़्यादा हैप्पी होंगे। और गॉड को बहुत ज़्यादा हैप्पी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं, जितना भी मनी हम अर्न कर रहे हैं, वो सारा अगर हम खुद पे खर्च कर देंगे तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा नहीं, हम बहुत ज़्यादा, गॉड हमसे खुश नहीं रहेंगे। तो क्या करो? पैसे को बढ़ाओ। पैसे बढ़ाना कैसे है? तो इन्वेस्ट करो, उसको मल्टीप्लाई करो। और जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, अपना लाइफ एक जो है वो सिंपल लाइफ रखो और जो सिंपल लाइफ स्टाइल होता है उसी में जियो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास मनी आ रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो। और जितना ज़्यादा हमारे पास मनी आता जाएगा उससे वो बताएगा जो हमसे गॉड जो है उतना ज़्यादा खुश है। तो एक तरीके से जो है वो सोसाइटी जो है, वो रिलीजन जो है, वो अपने लोगों के बीच में एक प्रॉफिट सीकिंग माइंड को कह सकते हैं, जो लोगों का बना रहा था, एक प्रॉफिट सीकिंग माइंड और मनी ओरिएंटेड वैल्यू सिस्टम को डेवलप कर रहा था, जो कि आज के समय का जो हमारा कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसको क्रिएट करता है। Thus, Weber was able to argue that religion, in this case Calvinism, does have an influence on the economic development. यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं रिलीजन का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे कैसे हमें देखने को मिलता है। तो हम वेबर के एग्जाम्पल से समझाएंगे जो कैसे कैल्विनिज्म जो है
जिसमें कि मनी को एज अ वैल्यू को, मनी को एज अ वर्च्यू देखा गया। जितना अधिक लोग पैसे कमाते हैं उसको एज अ वर्च्यू देखा गया, उसको सक्सेस से जोड़ करके देखा गया, उसके गॉड्स के हैप्पीनेस से जोड़ करके देखा गया। तो वही बाद में हमें एक अलग सिस्टम देखने को मिलता है, इकोनॉमिक सिस्टम, जिसे हम कि कैपिटलिस्ट सिस्टम बोलते हैं। और कैपिटलिस्ट सिस्टम का के डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज़ का रहा है तो वह है कैल्विनिज्म का, क्रिश्चियनिटी का। Religion cannot be studied as a separate entity. Social forces always and invariably influence religious institutions. Political debates, economic situations, and gender norms will always influence religious behavior. इन्हें जो पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन होते हैं, जेंडर नॉर्म्स होते हैं, वो ये सारे ही चीज़ें रिलीजन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, रिलीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। Conversely, religious norms influence and sometimes even determine social understandings. Women constitute half of the world's population. Sociologically, therefore, it becomes important to ask what relationship this vast segment of human population has with religion. चूँकि वेमेंस का पॉपुलेशन जो है सब 50% है हमारे टोटल पॉपुलेशन में, तो रिलीजन और जो फेमिनिज्म है, जो वीमेन है, उसका क्या रिलेशन है उसको भी हमें देखना उस पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। रिलीजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इज इन एक्सट्रीमली ट्राई टू पार्ट अदर पार्ट्स। द टास्क ऑफ सोशोलॉजिस्ट इज टू अनरेवल दीज वेरियस इंटरकनेक्शंस। यानी जो सोशोलॉजिस्ट का काम है वो इस इंटरकनेक्शन को देखना, क्या रिलीजन ने वीमेन को सप्रेस करने का काम किया है या रिलीजन ने वीमेन को अपग्रेड करने का काम किया है। रिलीजन जो किस तरीके से एजुकेशन को प्रमोट करता है, रिलीजन किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, रिलीजियस जो पॉलिसीज होती हैं, जो रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो कैसे हमारे पॉलिटी को डिसाइड करता है, कैसे हमें कौन रूल करेगा, किसके गवर्नमेंट आएगा, उस चीज़ को कैसे डिसाइड करता है हमारे रिलीजन। इन सारे चीज़ों पे जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो इसके इंटरकनेक्टेडनेस को, इसके डिपेंडेंसी को स्टडी करते हैं। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ रिलीजन यूजुअली प्लेज अ सेंट्रल पार्ट इन द सोशल लाइफ। जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी था वहाँ पे जो पीपल्स थे उसके लाइफ के सेंटर में रिलीजन एग्जिस्ट करता था। रिलीजियस सिम्बल्स एंड रिचुअल्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड विद द मटेरियल एंड आर्टिस्टिक कल्चर ऑफ द सोसाइटी। रीड द कंटेक्स्ट विच इज़ गिवन। यानी जो हमारे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थे उसके कहें तो अगर हम सेंटर में कुछ अगर था, उसके पूरे लाइफ के सेंटर में था रिलीजन, जो कि उसको गाइड करता था। रिलीजन एज अ गाइड वर्क करता था लोगों के लिए। और जो रिचुअल्स होते थे वो लोगों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता था। जब हम डरखाइम की ही बात करते हैं, चूँकि डरखाइम जो है एक फंक्शनलिस्ट हैं, और जब भी हम किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे तो हम फंक्शनलिस्ट की ही बात करेंगे। वो बताते हैं जो किस तरीके से रिलीजन जो है वो एक कॉन्शियसनेस बनाता है लोगों के बीच में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट देते हैं डरखाइम, जो किस तरीके से जो ट्राइब है उसे उसका रिलीजियस सिंबल्स आपस में कलेक्ट करके रखता है। तो आज जो रिलीजन का टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन को एक ही वीडियो के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है रिलीजन से रिलेटेड या किसी भी एस्पेक्ट को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स।